क्या समझिएगा, आज का जो टॉपिक है आपका, उसका नाम है जैव विकास। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इवोल्यूशन। जैव विकास का मतलब क्या होता है कि जीवों की उत्पत्ति और उसका विकास कैसे कैसे हुआ, है ना। किस प्रकार जो है धरती पर जीवों का निर्माण हुआ। जीव का मतलब सहा, पेड़ पौधा से लेकर जानवर तक, है ना। आपका ह्यूमन बींग्स, आदमी तक, कि जीवों का विकास किस प्रकार से हुआ। तो ये घटना क्या है ना, देखिए समझना इसमें कि ये घटना आपका एक दिन का तो है नहीं, नहीं ना। जैसे हम लोग अभी पढ़े थे और पिछले भी पढ़े हैं कि आदमी क्या है, हम लोग का पूर्वज बंदर, है ना। क्योंकि हम लोग का पूर्वज जो बंदर है उससे हम लोग का जो है मिलता जुलता है। वैसा तो नहीं कि एक के दो दिन में ऐसा हो गया कि पहले कल बंदर थे और आज एकदम आदमी हो गए। वो परिवर्तन हुआ, जाहिर सी बात है, साइंस बोलता भी है और वैज्ञानिक मानते हुए कि हम लोग का पूर्वज क्या है, बंदर है। लेकिन ये एक दिन दो दिन घटना नहीं है, वो निरंतर धीरे धीरे कुछ परिवर्तन होते गया और आज हम लोग का ये हाल है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है और ये दिख रहा है। तो ये एक दो दिन नहीं, वो कंटिन्यू कुछ ना कुछ परिवर्तन होते गया आवश्यकता के अनुसार, और आज आदमी है। ठीक है, अब आदमी में भी परिवर्तन हो रहा है धीरे धीरे। पहले के आदमी लंबा होते थे, हाइट ज़्यादा होता थे, अब धीरे धीरे हाइट क्या हो रहा है, कमते जा रहा है। पहले के नॉर्मल हाइट होता था 6 फीट 6.5 फीट, अब नॉर्मल हाइट हो गया है 5 साढ़े 5। एवरेज मान के चले, बहुत कम लोग का हाइट 6 सवा 6 रहेगा, लेकिन एवरेज में कहाँ है, 5.5 तक है। तो ये परिवर्तन देखिए, इसमें क्या है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीवों की उत्पत्ति, उसके पूर्वजों का इतिहास और उसमें समय समय पर होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का क्या करते हैं, अध्ययन किया जाता है। उसी को क्या बोला गया, जैव विकास। इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, इवोल्यूशन। ठीक है, और जैव विकास जो है ना, एक बहुत ही धीमा प्रोसेस है, धीमा क्रिया है, जिसमें ये हम लोग को अपनी आंखों से दिखेगा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है। वो इतना धीमा परिवर्तन है कि इसको पूरा करने में आपका लाखों साल बीतता है। लाखों करोड़ों सालों के बाद आपके किसी जीवों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो इसमें समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मान्यताएं थी। जैसे आप लोग नाम सुनोगे लैमार्क का, आप लोग नाम सुनोगे डार्विन का, है ना। तो डार्विन का जैव परिवर्तन का सिद्धांत, लैमार्क का जैव परिवर्तन का सिद्धांत, तो अलग अलग समय पर अलग अलग इतिहास ये वैज्ञानिकों का मान्यताएं जो थी, वो सब के बारे में चर्चा करेंगे और किनका क्या मान्यता था ये सभी आज समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो जैव विकास क्या है कि वह मानव के जीवों की उत्पत्ति, है ना, उसके अध्ययन और उसके समय समय पर हुए क्रमिक परिवर्तनों का क्या करते हैं, अध्ययन किया जाता है। इसमें किस चैप्टर में, जैव विकास। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर दिखेगा कि बोला क्या है, इतिहासकार बोलते, ये वैज्ञानिक बोलेंगे कि पहले जो थे हम लोग सिंगल सेल के थे। जैसे अमीबा क्या होता है, सिंगल सेल का होता है। वही सिंगल सेल आपका यूनिसेलुलर बना, मतलब मल्टी सेलुलर। जैसे हम लोग का शरीर क्या है, मल्टी सेलुलर, अलग अलग सेल हैं। फिर ये धीरे धीरे जलीय जीव बने, जलीय जीव से ही आपको उसमें जलीय जीव में पैर हाथ निकला बने, फिर वहाँ से बने वो आपका रेप्टाइल, मतलब रेंगने वाला जानवर। फिर वहाँ से धीरे धीरे करके और मानव की उत्पत्ति हुई। ठीक है, होमो सेपियंस मतलब मानव की उत्पत्ति हुई सिंगल सेल से ही। ये किसका मान्यता है, वैज्ञानिकों का, कि पहले जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। अब ना हम लोग सब उस चीज़ को समझते कि जीव की उत्पत्ति के लिए क्या क्या प्रोसेस हुआ है, लेकिन पहले माने कि पहला जीव कहाँ से आया। ऐसा नहीं कि पहला आदमी थे, औरत थे, ऐसा कुछ था नहीं, है ना। तो धरती पर पहला जीव कहाँ से आया, तो अलग अलग इतिहासकारों का थी, वैज्ञानिकों का मानना था कि पहले सिंगल सेल था, अमीबा ये सब, वही डेवलप होते होते और आज के डेट में कहाँ तक पहुँच गया है, होमो सेपियंस तक पहुँच गया है। ठीक है, अब यहाँ पर कि जैव विकास एक बहुत ही धीमा प्रक्रम है, अतः इसे हम किसी आँखों के द्वारा या देखना संभव नहीं है, परंतु इसके समय समय पर अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, जिससे हम उस चीज़ को क्या करेंगे, कोई देखा तो नहीं है, लेकिन समय समय पर जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है, उस सिद्धांत के अनुसार हम लोग उस चीज़ को समझ पाते हैं कि कैसे जीवों की उत्पत्ति हुई। जैसे यहाँ पर देखा जाए, अगर मानव की बात करें, इसमें भी पहले मानव किसका था, है ना, बंदर।
चिंपांजी, वो धीरे धीरे विकास होते गया और आज एक विकसित मानव के रूप में हम लोग सामने खड़ा है, दिख रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर। देखिए, सबसे पहला एक थ्योरी आया जिसका नाम था विशेष सृजन का सिद्धांत, है ना, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इसमें क्या बोला गया, राय क्या आया वैज्ञानिकों का, बोले क्या कि जीवों की उत्पत्ति जो है प्रकृति के सर्वशक्तिमान के द्वारा किया गया। जैसे इनका मानना क्या था कि जैसे हम लोग पढ़े क्या कि पृथ्वी क्या है, वो सूर्य का ही टुकड़ा था, है ना, सूर्य की कक्षा से बाहर निकल के मतलब उसी के ऑर्बिट में घूम रहा है और उसी का अंश था। ये भी काफ़ी गर्म था, धीरे धीरे ठंडा हुआ, फिर यहाँ पर जीवों की उत्पत्ति होना शुरू हुई। पिछले क्लास में हम लोग यही तक पढ़े थे, 8, 9, 10 में बताया गया कि पृथ्वी भी पहले बहुत गर्म होता हुआ करता था, वो धीरे धीरे पृथ्वी ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद यहाँ पर जीवों की उत्पत्ति शुरू हुई। ठीक है, तो जीवों की उत्पत्ति शुरू हुई तो कैसे, अचानक तो कोई जीव आएगा नहीं कहीं से उड़ते हुए। तो पहला था सिद्धांत क्या, विशेष सृजन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इनका मानना क्या था कि धरती पर जीवों की उत्पत्ति में एक बहुत बड़े योगदान है किनका, सर्वशक्तिमान के द्वारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भगवान करते हैं। बोले कि भगवान आए और वो जो है सभी जीवों की उत्पत्ति कर दिए। ठीक है, ये है यहाँ पर जो भी हम लोग दिख रहे हैं, पेड़ पौधा, जानवर, इंसान, है ना, फल फूल, ये सब भगवान के द्वारा बनाया गया है। अब भगवान एक बार बना के इसको और चले गए। ये पहला सिद्धांत था, इसका नाम क्या था, विशेष सृजन का सिद्धांत। ठीक है, इसमें जिम्मेवारी किसको दिया गया, भगवान को माना गया कि भगवान आए, मतलब सब शक्तिमान वही ना है, गॉड आए और वो पूरा जो है जीवों की उत्पत्ति करें और फिर उसके बाद शांत हो गए। अब इसके बाद एक और थ्योरी आता है जिसका नाम है अजीवात या जीवोत्पत्ति का सिद्धांत। अजीवात समझते हैं यहाँ पर, अजीब अजीब थ्योरी आएगा जिसको आप भी सोच सकते हैं कि ऐसे आदमी कैसे सोच सकता था, इतना खराब नहीं समझे कि इतना खराब आदमी कैसे सोच सकता है। इसमें क्या बोला गया कि जो जीवित जीव है, जीव सजीव और निर्जीव होते हैं ना, तो जो जीवों का उत्पत्ति हो गया वो निर्जीव चीज़ों से हुआ है। पहला दूसरा थ्योरी माना है ना। अजीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत क्या बोला गया कि जीवों की उत्पत्ति जो है वो निर्जीव चीज़ों से हुई है। एग्जाम्पल के रूप में बोले क्या कि कीचड़ जो होता है तो कीचड़ में मेढक होता है ना, कीचड़ है आपका में मेढक बोलना शुरू हो जाएगा, मेढक, फिर उसको खाने के लिए सांप आएगा, तो उसका मतलब ये था ना कि कीचड़े में मेढक हो जाता है। कीचड़ से क्या हो गया, मेढक हो गया, कीचड़ से क्या हो गया, सांप हो गया, है ना, क्योंकि मेढक होगा और मेढक को समाप्त करने के लिए क्या आएगा, सांप आएगा, तो कीचड़े से उत्पन्न लिया, है ना। ये अलग एक फ्रॉड चल रहा है इधर में। इसमें भी और भी देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि मेढक, सांप, कीचड़ से उत्पन्न हो जा रहे हैं, जू हो रहा है, चिल्लर हो रहा है, ये सब चूहा इस शरीर के पसीने से उत्पन्न हो जा रहे हैं, है ना। कुछ भी मतलब हम बोले क्या कि अभी पढ़िएगा तो आपके मन में भी लगेगा कि ऐसा कैसे सोच सकते हैं, इतना खराब कैसे सोच सकते हैं, है ना। उनको मतलब हुआ क्या था, हम देखिए। अब वहाँ पर उन लोग का क्या राय था कि बारिश में कीचड़ हुआ और कीचड़ में पता नहीं कहाँ से मेढक आके बोलना शुरू हो गया, तो उनको लगा कि कीचड़वे में पैदा हो गया ये, है ना। अब मेढक को खाने के लिए आ गया सांप, तो लगा इहो एकरे में है, दोनों एकदम एगो पैदा ले रहा है उसको खा रहा है, ठीक है, बैलेंस करके चल रहा है सब, ठीक है। और क्या देखें कि जो जू है, चिल्लर हो गया, है ना, ये सब पसीना से होता है, इस शरीर में पसीना है और पसीना से ये सब हो जा रहा है। अब रहा बात चूहा का, तो हाँ यहाँ पर देखिए एक वैज्ञानिक थे वॉन हॉल्टमैन, इनको वैज्ञानिक कम बड़ा ज़्यादा बोलेंगे। वॉन हॉल्टमैन क्या बोले क्या कि एक्सपेरिमेंट क्या किए कि अपना एकदम पूरा पसीना से सटा हुआ शर्ट लिए, है ना, और शर्ट को और उसके साथ गेहूँ ले लिए और उसको 21 दिन तक उसको अंधेरा रूम में रख दिए, है ना। अब अंधेरा रूम में रख दिए हैं तो दाना खाने के लिए तो चूहा ही जाए कहीं से, चूहा के लिए रूम कोई रहता है, चूहा आ गया तो उनको लगता है कि दानवा और पसीनवा से चूहा उत्पन्न हो गया। किनको लगा ये, वॉन हॉल्टमैन को। अब वही एक्सपेरिमेंट किए कि चूहा का उत्पत्ति जो होता है ना
तो पसीना और गेहूं के दाने से उत्पन्न होता है। ठीक है, मतलब उनको जो दिखा वो बोल दी बेचारे, वही चीज़ यहाँ पर लिखा है। उन्होंने यहाँ दावा किया क्या कि पसीने से भीगी गंदी कमीज को गेहूं के दाने के साथ अंधेरे स्थान पर दबाने से 21 दिन में उसमें चूहे बन जाते हैं। यस, है ना। अब आप लोग नहीं करने लगेगा घरे जाके, न तो सब आपको अच्छा इंसान नहीं बोलेगा कि लगता है कि दवा चालू करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें एक नाम, बहुत बड़ा नाम आता है दार्शनिक अरस्तु का, है ना। किसका? अरस्तु। अरस्तु इनका सपोर्ट कर दिए। बात समझे? अरस्तु क्या किए? इसके सपोर्ट। अरस्तु बोले क्या? अरस्तु ने भी इस मत को थोड़ा बदलकर प्रस्तुत किया और नई नई किस्म के जीव निर्जीव पदार्थ के स्वतः जन्म द्वारा ही बनते हैं। अरस्तु भी बोले क्या कि जो सजीव है वो निर्जीव के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, जो कि संभव आज के डेट में नहीं है। यह संभव नहीं ना, लेकिन उस समय तक थ्योरी के अनुसार वो लोग मानता यही थे कि जितने भी सजीव प्राणी है ना वो निर्जीव के द्वारा ही बने। जैसे कीचड़ से बन गया मेढक, कीचड़ से बन गया सांप, है ना, पसीना से बना दे रहे हैं चूहा, जू, चिल्लर, ये सब कहानी था, मानता था। और अरस्तु महोदय उसमें और सपोर्ट कर दिए। अरस्तु बोल दिए क्या कि सजीवों की उत्पत्ति किससे होती है? निर्जीवों से होती है। किसका मानता था? अरस्तु का। और यहाँ पर भाई साहब एक्सपेरिमेंट भी कर लेते। कौन? वन हॉल्टमैन ने। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसमें एक और थ्योरी आता है। अब यहाँ तो इसके पहले चल रहा था निर्जीव से, है ना, कि निर्जीव से सजीव की उत्पत्ति हो रही है। इसमें अरस्तु भी साथ दे दिए और एक तो है ये थे वन हॉल्टमैन, वो बता ही दिए थे कि पसीना से चूहा निकलता है, एक अलग ही कहानी था। बाद में फिर आया कि जीवों की उत्पत्ति जो है जीवित चीज से हुआ। समझे कि जीवों की जो उत्पत्ति है वो किससे होता है? जीवित। देखा कि जीवन की उत्पत्ति किसी निर्जीव वस्तु द्वारा अचानक हो गई। ठीक है, और इस सिद्धांत को सबसे बड़ा धक्का फ्रांस के वैज्ञानिक लुईस पास्चर के स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट के द्वारा लगा। जो पहले चल रहा था कि जीवों की उत्पत्ति जो है अचानक से निर्जीव प्राणी से हो जाता है। अभी तो देख रहे थे ना, कीचड़ से क्या बन रहा था? मेढक। उससे क्या बन रहा था? सांप। पसीना से क्या निकल रहा था? चूहा। तो कीचड़ निर्जीव है, वहाँ से क्या निकला? सजीव। ये मानता चलते आया। बाद में उसका खंडन किया गया किसके द्वारा? एक एक्सपेरिमेंट किया गया था लुईस पास्चर के द्वारा, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम था स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। ये क्या था? स्वान नेक मतलब कि फ्लास्क जो होता है ना, शीशा का जो उसको क्या बोलते हैं? बीकर। इंग्लिश में, हिंदी में बीकर ना बोलते हैं, जिसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं एसिड या उसको डाल गर्म करते हैं। बीकर शीशा का होता है। तो शीशा के बीकर को क्या किया, उसका जो मुंह था उस मुहुआ को स्वान के नेक जैसा, मतलब इस आकार में मोड़ दिए। जैसे ये बीकर है यहाँ पे, तो इस बीकर का जो मुंह निकला तो इस मुहुआ को इस आकार में से मोड़ दिए, है ना, इस आकार में मोड़ दिए। अब इस आकार में मोड़ने के पीछे भी रीजन था कि क्यों मोड़े इस आकार में। अब वो आगे समझाते हैं। उसमें क्या बोला गया? स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और जिससे यह साबित हो गया कि जीवन की उत्पत्ति जो है पहले से मौजूद जीवित पदार्थों से ही संभव है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के पहले तक लोग मानते क्या थे कि जीवन की उत्पत्ति निर्जीव से संभव है और निर्जीव से अचानक जीव बन जाता है। ठीक है, और उसमें अरस्तु महोदय का भी सहयोग मिल गया, जो उतने बड़े दार्शनिक थे। ठीक है, लेकिन बाद में लुई पास्चर ने किया एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा वो कंफर्म किए कि जीवन की उत्पत्ति जो है निर्जीव से नहीं होती है, उसमें पहले से मौजूद जीवित प्राणी से ही जीवन की उत्पत्ति होती है, जीवों की उत्पत्ति होती है। और उसमें उनके जो सबसे बड़े समर्थक में थे वो 3 वैज्ञानिक हो गए जो साथ साथ में थे। फ्रांसिस्को रेड्डी थे, लेजेरो स्पेल्जानी थे और लुई पास्चर। ये तीनों का वो ही मानता था कि जीवन की उत्पत्ति जो है जीवित पदार्थों से ही संभव है, निर्जीव से संभव नहीं है। और एक्सपेरिमेंट किए, उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? स्वान ने फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या समझा है देखिए, आगे है इसमें। फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक लुई पास्चर ने एक फ्लास्क को
ये फ्लास्क था, इसके आगे का मुंह को पतला करके स्वान के नेक जैसा इस आकार में वो मोड़ दिए। मोड़ने के पीछे रीजन क्या था, नहीं किया क्या था, ये समझाते हैं अच्छा से कि इसमें लिए आपका सकरा, सकरा के घोल, सकरा मतलब क्या होता है, चीनी है ना, और ईस्ट, ईस्ट के पाउडर, ईस्ट समझते हैं ना, जो ब्रेड के ऊपर पूरा ब्राउन ब्राउन हरा हरा जो बन जाता है ना, जो खराब हो जाएगा ब्रेड उसके ऊपर देखिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं भूरी फूट गया, है ना नॉर्मली भाषा में, उसका पाउडर लिए, दोनों को मिला लिए, है ना। और दोनों को मिला लिए तो अब हुआ क्या कि उस बीकर में क्या किए, डालें और उस बीकर को पूरा गर्म कर दिए। तो गर्म कर दिए तो उसके अंदर जितना भी बैक्टीरिया था, जीव, छोटा सूक्ष्म जीव था, वो सब क्या हो गया, मर गया। और इसका जो इस शेप देने के पीछे रीजन क्या था कि ये हवा के संपर्क में रहे, लेकिन हवा में हम लोग के साथ, हवा में सूक्ष्म कण भी होते हैं, सूक्ष्म जीव भी होते हैं, जो हवा में तैरते रहता है, वो हम लोग को दिखता नहीं है लेकिन है। जैसे यहाँ पर भी हवा है तो यहाँ पर भी बैक्टीरिया है हवा में, सूक्ष्म कण सूक्ष्म जीव है, लेकिन हम लोग को दिख नहीं रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट से इसका पीछे का रीजन वही था कि जो स्वान ने जैसा किए इस आकार में, तो बोले क्या कि जैसे इसमें हवा के संपर्क में है, लेकिन हवा के साथ आने वाले सूक्ष्म जीव जो है ना, वो यहाँ पर क्या हो जाए, फिल्टर हो जाए, मतलब कि सूक्ष्म जीव इसके अंदर प्रवेश ना करे, सिर्फ हवा प्रवेश करे, ठीक है। और जब इसको गर्म किए थे तो इसके अंदर जो बीकर में रखा हुआ है घोल, सकरा और ईस्ट का, है ना, उसके अंदर जो पहले से मौजूद सूक्ष्म जीव था, बैक्टीरिया था, वो सब क्या हो गया था, मर गया था, ठीक है। अब इसको रखे, इसको बहुत दिन तक रखे, कोई दिक्कत उसमें हुआ, कुछ खराबे नहीं हुआ, उसमें ना गंध आया, ना उसमें सड़ने वाला कुछ आया। तो वो बोले क्या कि देखिए, उनका मान्यता क्या हुआ कि अगर हम इसमें से जो सूक्ष्म जीव पहले से मौजूद था उसको हम मार दिए और बाहर का कोई इसमें सूक्ष्म जीव नहीं आया, तो ये बहुत दिन तक था, इसमें कोई खराबी, खराब मतलब कि स्मेल आना शुरू, सड़ना गलना शुरू होता है ना, खराब होना, इसमें कोई खराबी नहीं आया। तो वो बोले कि इससे, अब उसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट किए, इसमें देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है, बोले क्या कि जब फ्लास्क को घोल के खूब उबाला, जिससे फ्लास्क की सारी हवा जो है इस नली में से बाहर निकल गई, तो उन्होंने देखा कि बहुत दिनों तक भी इस फ्लास्क में रखा घोल न तो सड़ा और न ही उसमें किसी प्रकार के जीव बने, है ना। जो घोल का सारा जब हवा निकाल दे तो उसके अंदर का जितना भी सूक्ष्म जीव था सब मर गया, है ना। तो उसमें न वो सड़ रहा है, ना उसमें कोई नया जीव उत्पत्ति हो रहा है, ना उसको सड़ने गल दे रहा है। ये किसका मानना था, लुईस पास्चर का, किसका, लुईस पास्चर का, ठीक है। अब वही मुड़ी हुई नली के द्वारा वायु के सीधे संपर्क में था, वायु से संपर्क में तो था इसका, लेकिन सूक्ष्म जीव इसमें नहीं आ रहे थे, ये मानना था किसका, लुईस पास्चर का। तो ये तो किए कि इसमें जब सूक्ष्म जीव नहीं है तब हुआ ऐसा कहानी। अब इसमें एक और किए थे, बोले क्या कि अगली बार क्या किए, जो पहले ये एक्सपेरिमेंट था, अगली बार क्या किया कि वैसे गर्म किए, उसका हवा सब निकाल दिए, आज का बीकर का जो मुंह था, ये फ्लास्क का मुंह जो है, इसको तोड़ दिए, तोड़े तो जैसे ही तोड़े तो ये हवा के डायरेक्ट संपर्क में आ गया, हवा के संपर्क में आया तक कुछ दिन के बाद ही खराब हो गया, ठीक है। तब वो बोले कि देखिए पहले जब उसमें से हवा हम निकाल दिए थे, सूक्ष्म जीव को मार दिए थे, उसमें दूसरा सूक्ष्म जीव नहीं आ रहा था, तो हम उसको बहुत दिन तक रख लेते, खराब नहीं हुआ था, मतलब सड़ा गला नहीं था, लेकिन जैसे ही उसमें डायरेक्ट सूक्ष्म जीव आना शुरू हो गया तो तुरंत ही खराब हो गया। तो वो बोले कि इसमें जो जीवों की उत्पत्ति हुई वो किसके द्वारा हुई, पहले से मौजूद जीव रहता है उसी से नया जीव की उत्पत्ति होती है, अगर पहले से मौजूद कोई जीव नहीं है तो उसमें नया जीव की उत्पत्ति नहीं होगा। किसका मानना था, लुईस पास्चर का, ठीक है। इसके पहले लोग कैसे मान रहे थे, निर्जीव से, ठीक है। देखिए वही चीज लिखे हैं, इसका कारण क्या होता है, वायु में उपस्थित बैक्टीरिया व अन्य सूक्ष्म जीव नली में ही फंस जाते थे पहला कंडीशन में, ठीक है। और जब फ्लास्क की ग्रीवा तोड़ दी गई, मतलब इसका मुंह को हम तोड़ दिए, तो इसके तरल पदार्थों में बहुत से सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो गए। जो तरल पदार्थ जो था यहाँ पर ठीक ठाक, यहाँ पर क्या हुआ, अंदर में बहुत से सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो गया और इसमें स्मेल आ गया, मतलब कि वो खराब हो गया, सड़ गया, है ना। तब ये बोले क्या, तो इससे इन्होंने यह सिद्ध किया कि जीव की उत्पत्ति जो है जीव से ही होना संभव है,
जीवों की उत्पत्ति किससे होगा? जीव से होगा, निर्जीव से नहीं होगा। किसका मानना था? लुई पाश्चर का। ठीक है, अब ये तो जीव की उत्पत्ति जीव से हो रही है, ये सब लोग मान गए कि जीवन की उत्पत्ति जो है, जीव की उत्पत्ति किससे होती है? जीव से ही होती है। अब उसमें विकास की भावना आता है कि जीवों का विकास कैसे हो, क्योंकि अगर हम लोग सामने और मनुष्य देख रहे हैं तो पहले पढ़े कि मनुष्य पहले बंदर था, चिंपांजी, धीरे धीरे उसका विकास होते गया, आदि मानव बना, है ना, आदि मानव से फिर इंसान बना, मानव बना। ठीक है, तो वो विकास जो हुआ तो एक दिन में तो हुआ नहीं होगा, नहीं ना, वो धीरे धीरे परिवर्तन होते गया और उसके अंदर विकास, और उसके अगली पीढ़ी में देखे फिर उसके अगली पीढ़ी में सुधार हुआ। ऐसे करते करते आने वाले पीढ़ी में बहुत से सुधार होकर क्या बन गया? वो मानव बन गया। ठीक है, तो अब ये तो हो गया कि जीवों की उत्पत्ति जीव से होती है, पहला सिद्ध हो गया ये चीज। अब उसका विकास की बात करते हैं, देखिए। ठीक है, तो अब एक चीज और आता है कि एक तो हुआ कि जीव की उत्पत्ति जीव से हो, ये लुई पाश्चर है। फिर इसमें एक और नाम आता है जिसका नाम देखिए, एआई ऑपरिन और जेबीएस हाल्डेन, है ना। इन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ लाइफ, द ओरिजिन ऑफ लाइफ। एआई ऑपरिन का किताब है। ठीक है, कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में किताब लिखे, द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक, इन्होंने बोला क्या कि 36 में किताब लिखा, इसमें है क्या कि जीवन की उत्पत्ति जो है भौतिक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हुई है। ठीक है, जीवों की उत्पत्ति जो है भौतिक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हुई। अब इसमें ये कैसे सिद्ध किए तो बोले क्या, देखिए इनके अनुसार क्या था कि जो जीव है तो हमारे पृथ्वी पर ऐसी स्थितियां थी कि कुछ खास भौतिक रासायनिक प्रतिक्रिया से नए कार्बनिक और अकार्बनिक भौतिक यौगिक का निर्माण हुआ। जैसे इनका कहना क्या था कि प्रारंभ में पहले पृथ्वी के वातावरण में परावैंगनिक किरणें थी, सौर किरणें विकिरण थी और उच्च तापमान था। जब धरती गर्म था उस समय परावैंगनिक किरणें, सौर विकिरण और हाई टेम्परेचर। अब उसमें कंडीशन दिया कि देखिए, अब बोले कि कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनता है मीथेन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलने से बनता है अमोनिया, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने से बनता है जल, और जल से ही जीवों की उत्पत्ति हुई। इनका मानना ये था कि ऐसे ऐसे जो कहानी है कि पहले कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर मीथेन बनाया, फिर हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाया? अमोनिया, और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मतलब H2O, पानी का है रासायनिक सूत्र ही ना है, H2O जल बोलते हैं। तो बोले क्या कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जो मिलाया गया तो क्या बना? जल, और जल से जीवन की उत्पत्ति शुरू हुई। देखिए कि जल से जीवन की उत्पत्ति उत्पन्न हुई। ठीक है, लेकिन इनका मानना था एआई ऑपरिन और जेबीएस हाल्डेन। एआई ऑपरिन का जो किताब था उसका नाम क्या है? द ओरिजिन ऑफ लाइफ, है ना। इसमें इस बात का ये चर्चा किए कि जीवों की उत्पत्ति किससे हुई? जल से हुई। ठीक है, बाद में अगर देखा जाए इसमें तो आते हैं लैमार्क। ठीक है, और ये लैमार्क का 1744 से 1829 तक के रहे। इन्होंने भी अपना सिद्धांत दिया जो सबसे पुराना सिद्धांत था, लैमार्क का सिद्धांत। आप लोग लैमार्क का भी नाम सुने होंगे, डार्विन का भी नाम सुने होंगे, है ना। तो सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लैमार्क महोदय क्या बोले इन्होंने कि 1809 में इन्होंने एक किताब लिखी, इसका नाम क्या था? फिलोसोफिक जूलॉजिक। बुक का नाम है फिलोसोफिक जूलॉजिक। उन्होंने उस पुस्तक में लैमार्क ने 4 तथ्य दिए और उसी के आधार पर वो पुस्तक लिखा था। तो 4 तथ्य है क्या? तो बोले कि जो जीवों की उत्पत्ति तो चलिए ठीक है, मान ली कि हो गई जल से। अब उसका विकास की बात करें कि विकास कैसे होगा, तो विकास के लिए ये 4 तथ्य दिए कि नई आवश्यकताएं, अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग, उपार्जित लक्षणों की वंशागति और जाति उद्भव, है ना। ये अब चारों को आराम से आप समझिएगा। बाद में लैमार्क के सिद्धांत का भी खंडन किया गया, और इसके बाद फिर आते हैं चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत, है ना, जो बायोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे, डार्विन सिद्धांत, उसको समझेंगे आज। तो लैमार्क महोदय क्या बोले कि जीवों की उत्पत्ति तो मान लेते हैं कि जल से हुआ है। ठीक है, तो जल से हुआ तो उसका विकास भी तो होना चाहिए ना, जीव का विकास कैसे होगा?
तो उन्होंने 4 जो है थ्योरी दिए, 4 तथ्य दिए जिसके आधार पर जीवों का विकास हुआ। पहला तथ्य था नई आवश्यकताएं, दूसरा था अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग, तीसरा था उपार्जित लक्षणों की वंशागति और चौथा था जाति उद्भव। ठीक है, अब ये चारों सिद्धांत को समझिएगा अच्छे से। जैसे ये देखिए, पहला है नई आवश्यकताएं। तो नई आवश्यकताएं में लेमार्क का मानना ये था कि एग्जाम्पल लिया जिराफ का, बोलेंगे कि जिराफ जो है, ये देखिए घटना कब का है, 1744 है ना। उसमें तो हम आदमी का विकास पूरी हो चुका था। ऐसा तो कि उसी समय हम लोग आदि मानव में थे नहीं ना। इनका माना कि जो जिराफ है, तो जिराफ का जो गर्दन देखिएगा आप तो काफ़ी लंबा होता है ना। उनका ये मानना था कि जिराफ का गर्दन भी पहले वो बकरी जैसा ही होता था, मतलब अपने शरीर के अनुसार उसका जिराफ का भी गर्दन उसी के अनुसार जैसे बकरी उकरी का होता है। लेकिन उनको पेड़ की टहनी और ऊंचा ऊंचा चीज़ खाना होता था, तो वो अपनी गर्दन को उठाता था हमेशा बार बार। तो ऐसे करते करते उसके आने वाली पीढ़ी में उसकी गर्दन थोड़ा और लंबा हुआ, फिर उसके बाद का जो पीढ़ी है जिराफ, उसका गर्दन थोड़ा और लंबा हुआ, और ऐसे करके धीरे धीरे जिराफ का जो गर्दन था आज के डेट में उतना लंबा हो गया है। बात समझें, उसका आगे का पैर भी बड़ा और उसके साथ साथ उसका गर्दन भी लंबा। अगर आप जिराफ को देखिएगा तो पीछे का पैर की तुलना में आगे वाला पैर थोड़ा ऊंचा होता है ना, लंबा, और गर्दन भी काफ़ी लंबा। तो लेमार्क मोदी यही बोले कि जिराफ का भी गर्दन पहले बकरी जैसा होता ही था, है ना, साइज नहीं, उसका गर्दन का शेप। ठीक है, आकार तो बड़ा था ही, लेकिन उसके पेड़ की ऊंची टहनियों खाता था, तो वो अपना प्रयास करता था कि हमको जो है टहनी खाना है, तो उसके कारण वो अपना पैर उठाए, आगे वाला पैर उठाए, गर्दन उठाए। ठीक है, तो धीरे धीरे उस जो है पीढ़ी दर पीढ़ी वो बढ़ते गया, और आज के डेट में क्या हो गया, जिराफ का गर्दन काफ़ी लंबा हो गया। ठीक है, ये पहला सिद्धांत दिए। कौन सा? नहीं आवश्यकता आया भोजन ग्रहण करने के लिए, है ना। तो उस आवश्यकता के अनुसार क्या हुआ कि उसके जीव में क्या हुआ, परिवर्तन। अब परिवर्तन होते होते आज उसका गर्दन कितना लंबा हो गया जिराफ का। ठीक है, दूसरा है अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग। इसमें क्या बोले वो लेमार्क महोदय कि जो जीव अपने अंगों का जिस अंग का उपयोग ज़्यादा करता है, उसके आने वाली पीढ़ी में वो अंग ज़्यादा मजबूत, है ना। आज जिस अंग का प्रयोग नहीं करता है, उसके आने वाली पीढ़ी में वो अंग धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो एग्जाम्पल दिए, जैसे इसमें जिराफ में, तो जिराफ का जो आगे वाला पैर का इस्तेमाल वो ज़्यादा करता था खड़ा होने के लिए, तो उसका आगे वाला पैर लंबा हो गया, मजबूत हो गया, और उसके साथ साथ में गर्दन भी लंबा हो गया। एग्जाम्पल दिए रेप्टाइल, सांप का। उनका क्या मन था कि पहले सांप का भी पैर होता था 4 गो, जैसे छिपकली का होता है। जैसे रेप्टाइल है छिपकली रेप्टाइल हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सब क्या है, रेंग के चलता है, तो उसका पैर देखने को मिलता है हमको, छिपकली को, मगरमच्छ का। तो इनका मानना है कि सांप का भी वैसा ही कलर से, मतलब उसी तरह से पैर होगा। लेकिन सांप चलने के क्रम में अपने पैर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, है ना, तो धीरे धीरे उसका पैर समाप्त, है ना। आने दर पीढ़ी में सजीवों में क्या हुई, परिवर्तन, उनका पैर क्या हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन इनका मानना था लेमार्क महोदय का कि जीवों का जो विकास हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग वो आवश्यकताओं के अनुसार, उसके उपयोग के अनुसार वो हो रहा है। देखिए वही होगा यहाँ पर लिखा हुआ। पहला है नई आवश्यकताएं, जो भी बताएं। एग्जाम्पल है जिराफ का, बोलेंगे कि जिराफ का आकार पहले ऐसा नहीं होता, नॉर्मल होता था, नीलगाय जैसा। फिर बाद में उसको क्या हुआ कि टहनी खाना था, तो धीरे धीरे उसके अंदर विकास होते गए, और उसका गर्दन क्या हो गया, लंबा हो गया, ताकि आराम से वो अपना टहनी खा सके। फिर दूसरा था अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग। ठीक है, ये क्या बोले कि जब जीव नई जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ अंगों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये अंग और भी मजबूत और कुशल हो जाता है। और वही अगर कुछ अंगों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो वह धीरे धीरे कमज़ोर या गायब हो जाती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए, जिस अंग का हम इस्तेमाल, यहाँ पर गर्दन का इस्तेमाल और पैर का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा था जिराफ, इसका और अच्छा हो गया, लंबा मजबूत हो गया, है ना।
और सांप की देखा तो सांप देखिए यहाँ पर पैर है, 4 गुना है जी। जैसे छिपकली का होता है 4 पैर, बोले कि सांप का भी पहले पैर हुआ करता था, लेकिन सांप अपन पैर का इस्तेमाल नहीं किया और उसका धीरे धीरे पैर क्या हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अब बिना पैर के सांप है ना। एग्जाम्पल भी दिए क्या कि सांप कैसे होता है, जंगल झाड़ी में घुस जाता है फट से ना, है ना। और जंगल झाड़ी में छेद में घुसने में उसको होता था प्रॉब्लम, बाघ उसका पैरे फंस जाए, तो उसका इस्तेमाल नहीं किया वो, है ना। और धीरे धीरे उसका परिवर्तन होते गया और आज क्या हुआ, सांप का पूरा पैर गायब हो गया। ये हो गया उसका क्या था, अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग के आधार पे। ठीक है। एक और पॉइंट था जिसका नाम था उपार्जित लक्षणों की वंशागति, है ना। अब इनका मानना ये था, देखिए आदमी में 2 तरह के लक्षण होते हैं, एक वंशानुगत और दूसरा होता है उपार्जित। जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान है, इंसान का रंग, उसके आकार, उसके आँख का रंग, ये सब उसका वंशानुगत है। ठीक है, वंशानुगत। जैसे किसी का आँख काला है तो उसके खानदान में, किसी का अगर आँख उसमें भूरा कलर का है या नीला कलर का है तो उसी के आगे चलकर किसी एक का उसका बाल बच्चा का भी आँख का रंग क्या होगा, नीला या भूरा होगा। तो ये हो गया वंशानुगत। कम हाइट का है तो उसका बाल बच्चा भी कम हाइट का, वो हो गया वंशानुगत। लेकिन अगर बात करते हैं उपार्जित लक्षण, तो मान लीजिए अगर पिताजी पढ़े में खूब तेज हैं तो बच्चा भी तेज होगा पढ़े में, नहीं होगा। मतलब इसको बोले उपार्जित लक्षण। जिसका एग्जाम्पल ले लें हम यहाँ से कि ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसका क्या है, तेंदुलकर सबसे अच्छा, कि सचिन तेंदुलकर जो है खेलने में क्रिकेट के भगवान, तो उनका जो बेटा है, क्या नाम उनका, कौन तेंदुलकर है, अर्जुन, वो भी उतना ही अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, नहीं है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि सचिन तेंदुलकर के पास वो वंशानुगत नहीं था, वो उपार्जित लक्षण था। वो मेहनत किए उतना, उसको उपार्जित किए, है ना। जो वंशानुगत मिला है वो तो उनका हाइट होगा, कम हाइट के हैं, ठीक है, तो उनका वो वंशानुगत था। लेकिन जो टैलेंट है वो तो उपार्जित है, टैलेंट तो वंशानुगत नहीं होता है। और किसी का पिताजी एकदम बलशाली है, शक्तिशाली हैं, पुत्र भी शक्तिशाली हो गई, जरूरी नहीं है, नहीं ना। तो ये हो गया उपार्जित लक्षण। क्या हो गया, उपार्जित। एक होता है वंशानुगत। लेकिन ये क्या कहे थे महोदय, लेमार्क महोदय बोले क्या कि वातावरण के प्रभाव से अंगों के उपयोग और अनुपयोग से जीवधारियों के शरीर में विभिन्न लक्षण विकसित हो जाते हैं और वे वंशानुगत होने के कारण माता पिता से उनकी संतानों में पहुंच जाती हैं, जो संभव नहीं है। अगर पिताजी खूब जिम करके बॉडी शॉडी बना लिए हैं तो उनके बेटा एकदम जन्मे से बॉडी गर्ल होगा, एकदम 6 पैक वाला होगा, नहीं ना हो सकता है। आई वही माने, ये क्या माने लेमार्क महोदय कि बोले क्या कि जिस अंग का हम ज़्यादा इस्तेमाल करें उतना वो शक्तिशाली होगा, और वो उपार्जित लक्षण क्या हो जाएगा, वंशानुगत बन जाएगा। अब वंशानुगत होकर माता पिता से बच्चों तक हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। बाद में इसका खंडन करता है कि देखिएगा, उसका और एग्जाम्पल देते हैं अच्छा से, ठीक है। आज बोला क्या कि ऐसे लक्षणों को जो जीव किसी जीवधारी के जीवन काल में ही विकसित होते हैं, उपार्जित लक्षण और उनके संतानों में पहुंचने की क्रिया को लक्षणों की क्या बोलती है, वंशागति कहते हैं। लेमार्क महोदय का कहता है उपार्जित लक्षण भी वंशानुगत हो गया। एक आता है जाति उद्भव। तो जाति उद्भव क्या बोला गया कि यदि लक्षणों की वंशागति का क्रम इसी प्रकार चलता रहे तो संतानों में ऐसे लक्षण एकत्रित हो जाएंगे जो अपने पूर्वजों से बिल्कुल भिन्न हैं, ठीक है। और इस तरह के नए लक्षणों से नए जाति और नए जीव का निर्माण हो जाएंगे। ये बोले क्या कि वैसे अगर लक्षण कंटिन्यू बदलते रहेगा तो आने वाले सालों के बाद क्या होगा कि पहले माता पिता के लक्षण से उनके संतान का लक्षण क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही भिन्न रहेगा और एक नया जाति या नया जीव का रूप निर्माण कर लेगा, ठीक है। बाद में इसका खंडन किया गया। इसका खंडन किया गया था किसके द्वारा, देखिए एक और मिलेंगे महोदय जिसका नाम देखिए यहाँ पे लेमार्क के आलोचना। आलोचना क्या हुआ, कौन सा वर्ष का, तो उपार्जित लक्षणों और वंशागति की कल्पना को विरोध किया गया। जो तीसरा पॉइंट दिए थे
उपार्जित लक्षण और वंशागति, इसका विरोध किया। किसने विरोध किया? तो बीजमैन। किसने किया विरोध? बीजमैन। तो बीजमैन क्या बोले उन्हें कि बीजमैन बोले ना कि आप जो बताए हैं लैमार्क महोदय वो गलत बताए हैं। बोले कैसे गलत बताए हैं? तो ये कहा कि यही बीजमैन महोदय कि चूहा रखें, आज चूहा का कहा कि उसका पूंछ काट दिए, चूहा का पूंछ काट दिए। अब उससे जो संतान हुआ उसका भी पूंछ काट दिए, है ना। तो उससे जो हुआ उसको पूंछ काट दिए। अब ये 22 पीढ़ी तक निरंतर करते रहे, 22 को तो मतलब चूहा का संतान उसका पूंछ काटे, फिर उसका संतान उसका 22 तक। अब ये दिखाना चाहे कि जैसे अगर इसे लैमार्क बोले हैं कि अगर जिस अंग का जरूरत नहीं होता है आने वाला दो खत्म हो जाता है, ठीक है, या उसका जो उपार्जित लक्षण है, उपार्जित लक्षण वो आने वाले पीढ़ी में ही देखने को मिलता है, वो वंशानुगत हो जाता है, तो हम इस चूहा का पूंछ काट लेते तो कहे ना इसे जो बच्चा जन्म लिया वो बिना पूंछ का जन्म लिया, है ना। किना कहना था? बीजमैन का। अब वही एक्सपेरिमेंट के जो है ना लैमार्क के पास ले गए। अब बोले कि आप बोले थे कि वंशा जो क्या बोलते हैं उपार्जित लक्षण है वो वंशानुगत बन जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ हो रहा है? देखिए तो हम इतना मानी 22 को चूहा के पूंछ काट दिए हैं और किसी का भी नहीं उसके जो हुआ है 22 को मतलब क्यों 22 पीढ़ी, मतलब एक चूहा उसका बच्चा एकरा पूंछ काट लेते और बच्चा को ओकरो पूंछ काट दिए, फिर उससे बच्चा को ओकरो पूंछ काट दिए, मतलब ये कंटिन्यू 22 पीढ़ी तक उसका सत्यानाश किए बिना पूंछ के चूहा रहा है। और उसके बाद भी जो बच्चा उसका जन्म रहा है वो पूंछ वाला ले रहा है ना। तब बोले कि 22 हो के तो चूहा के पूंछ काटे तो अगला जन्म तो बिना पूंछ वाला होता है ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वही इसका खंडन किया, किसका? लैमार्क के थ्योरी का, ठीक है। वहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि बीजमैन ने 1880 से 92 के बीच मतलब 12 साल के बीच लगातार 22 पीढ़ियों तक चूहा की पूंछ काटी, लेकिन फिर भी बिना पूंछ वाले चूहों की उत्पत्ति नहीं हुई, ठीक है। अब यहाँ एग्जाम्पल है कि एक पहलवान का पुत्र जन्म से शक्तिशाली नहीं होगा, वो पहलवानी करेगा तब पहलवान बनेगा, है ना। और नाक तथा कान छेदने की जो प्रथा हमने की महिलाओं में चलता है ना, वो तो पहले चलते आ रहा है आदिकाल से ही नाक कान छेदने का। तो जब नाक कान छेदने वाला प्रथा है तो क्या है ना अगले बार लड़की जन्म को नाक कान पहले छेदल रहे, नाक का कान दोनों छेदाल रहे, ऐसा यही ना बोले थे लैमार्क। क्या बोले कि जो उपार्जित लक्षण है वो क्या हो जाएगा? वंशानुगत हो जाएगा, मतलब कि नाक कान छेदा हुआ लड़की है और चलते आ रहा है तो अगला जो संतान उत्पन्न है उसका पहले से नाक कान छेदल रहे, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं, तो इसी का खंडन किया गया था किसके द्वारा? बीजमैन के द्वारा, ठीक है। अब इसके बाद कौन आएंगे? डार्विन महोदय। और डार्विन के सिद्धांत ही को ही हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो अब डार्विन वाला पढ़ेंगे हम लोग अगले क्लास में, आज लैमार्क तक। लेकिन ज़्यादा पढ़िएगा तो कन्फ्यूजन ज़्यादा ना, इस लैमार्क का बोले डार्विन का बोले, इसलिए आज लैमार्क, कल पढ़ेंगे हम लोग डार्विन सिद्धांत, और फिर दोनों से जो मिलेगा बनेगा ऑब्जेक्टिव, कल उसको बना लेंगे, ठीक है। चलो।